हम पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिकांगों के विषय में पढ़ेंगे। जब एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे अंग दिखाई देते हैं जिनको हम कोशिकांग या पार्ट ऑफ सेल कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देखिए एक सेल है, इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे गोले में ये जो बनाया है ये नाम लिखे, ये सब कोशिकांग है। इस तरह से रहते, जैसे बीच में न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। अब इन सभी के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितनी भी सेल्स होती है सभी सेल के चारों तरफ ये झिल्ली ये इस तरह से पाई जाती है। जंतु की कोशिका हो चाहे पादप की कोशिका हो, प्रोटीन की ये बनी होती है और सेल के सभी अंग इसके अंदर रहते हैं। जैसे हम बाजार से जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम एक पॉलीथिन लेते हैं और उसमें आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची सब डाल लेते, तो एक पॉलीथिन के अंदर सब बंद रहते। ऐसे एक पॉलीथिन है, एक झिल्ली है जिसके अंदर सारे कोशिकांग स्थित हैं। फिर आता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये केवल प्लांट्स की सेल में पाई जाती है। प्लांट्स की सेल में क्या होता है कि वो भोजन भी बनाते हैं, पानी को भी स्टोर करके रखते हैं, तो उनकी जो कोशिका जो है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उसमें डबल कवरिंग होती है। ये आप देखिए कि एक झिल्ली और झिल्ली के ऊपर एक और भित्ति होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये प्लांट को सुरक्षा प्रदान करती है, उसका आकार प्रदान करती है। तो हम जब भी पेड़ पौधों से कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसमें सेल्यूलोज होता है, क्योंकि ये भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चाहे नोट हो, कागज हो, कपास हो, हम जो भी प्राप्त करते हैं सब में सेल्यूलोज होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया उसमें यह पेप्टोग्लाइडिन की बनी होती है। जो कवक होता है, फंगस होता है, उसमें यह काइटिन की बनी होती है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमान ने की थी। ये पूरी सेल के अंदर ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है कि ये दो प्रकार की चैम्बर होती है, चित्र में आपको दिख रहा होगा। एक बाहरी कक्ष होता है, एक भीतरी कक्ष होता है, बाहर की झिल्ली होती, एक अंदर की झिल्ली होती। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से उंगलियों जैसा, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये जो इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमान ने की। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसमें श्वसन होता है, मतलब जो भोजन और प्लस ऑक्सीजन आपस में यहाँ जुड़ता है और एक चक्र चलता है जिसको हम कहते हैं, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, तो इसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। और ये जब चक्र कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी निकलती है जो 38 एटीपी के अणुओं में इकट्ठा होती है और 38 एटीपी के अणु मिल करके एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं और ग्लूकोज के रूप में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती। तो ये सेल का, ये पूरी सेल का ये पावर हाउस होता है, ऊर्जा ग्रह होता है, शक्ति ग्रह होता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है कि सेल का पावर हाउस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब सेल का पावर हाउस या शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं, तो उसका क्या आंसर होगा कि यहीं पर श्वसन की सारी क्रियाएं संपन्न होती, क्रेब्स चक्र चलता है, एटीपी के अणु बनते हैं जिनसे ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर रहती है, इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। तो सेल के अंदर, ये सेल के अंदर जो श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। फिर इसके बाद आता है गोल्जी एपरेटर्स या गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना, मतलब कि पूरी बॉडी में कहाँ पर किस अंग को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है वहां पर अन्य कोशिकाओं से ऊर्जा ले जाकर उस कोशिका को देना। जैसे कोई धावक है, वो लगातार दौड़ रहा है तो उसके पैरों को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो पूरी बॉडी से ऊर्जा जो है ये गोल्जी बॉडी जाके पैरों को देगा। अब जैसे कि शिक्षक है, हम पढ़ा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो हमारे जीव को इस हिस्से को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, तो ये गोल्जी बॉडी बाकी पूरे शरीर से ऊर्जा लाके यहाँ देगा। तो पूरी बॉडी में कहाँ एनर्जी की जरूरत है, कहाँ प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता, तो सब जगह से ला करके वो उस हिस्से को देने का कार्य ये गोल्जी एपरेटर्स करता है। यदि ये ना होता तो क्या होता, कोई एक अंग लगातार कार्य करता, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती और वो अंग कार्य करना बंद कर देता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, जब भी हम कोई एक काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा वो अंग थक जाए, हमारा पूरा शरीर थक जाता है। जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं हमें सिर्फ पैर दुखें, हमारी पूरी बॉडी दुख जाएगी, पूरी बॉडी थक जाएगी। तो ये क्यों, क्योंकि सारी शरीर से एनर्जी का जो परिवहन है, ऊर्जा का परिवहन उस अंग को किया गया, तो बॉडी के दूसरे पार्ट भी थक जाते, इसी कारण से पूरे शरीर में थकान होती। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम रसधानी भी कहते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत छोटी होती, इसके अंदर पानी स्टोर रहता है
और जो प्लांट्स की वैक्यूल होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, वो भोजन बनाते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं, उनके कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं, कुछ श्रावी पदार्थ हैं, वो सब इस वैक्यूल में इकट्ठे होते हैं। वैक्यूल मतलब एक थैली टाइप स्ट्रक्चर इस कोशिका के अंदर होता है। तो हमारे शरीर का जो पानी है वो भी इसी वैक्यूल में, जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 65% पानी, तो ये पानी हमारे पेट में नहीं भरा, ये पानी इस वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है। और जब इस वैक्यूल में पानी कम, और जो हम पीते हैं बस वो पेट में रहता है, और बाकी जो 65% पानी है वो हमारा वैक्यूल में है। और जब इस वैक्यूल का पानी की मात्रा में कमी आती तो हमें प्यास की इच्छा होती है, फिर हम पानी पीते हैं। फिर आता है सेंट्रोसोम या तारक का है। सेंट्रोसोम कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। इसकी खोज बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसका कार्य होता है सेल डिवीजन करना। जैसे हमने ये मार दिया तो यहाँ की सेल जो है डैमेज हो गई, तो आसपास की जो सेल्स है वो सेल डिवीजन करके इस हिस्से की रिकवरी करेंगी। हमें कहीं घाव हो जाता है, कुछ समय बाद वहां पर वो हिस्सा बिल्कुल स्किन का फिर जो कहते हो जाता है, तो वो सब क्रिया कैसे हो जाती है? सेल डिवीजन के द्वारा। यानी कोशिकाएं क्या करती हैं? शरीर का मरम्मत करने का कार्य करती हैं, घाव बनने का काम करती, किस विधि से? सेल डिवीजन से। और ये सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा। तो ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। इसलिए जो हमारा लीवर होता है उसमें यदि कोई क्षति हो जाए, कोई नुकसान पहुंच जाए, उसकी सेल डैमेज हो जाए तो वो खुद से उन्हें बना लेता है। लेकिन हमारी जो ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन है, इनमें ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। इसीलिए ब्रेन की कभी रिकवरी नहीं होती। यदि किसी कारणवश हमारी ब्रेन की जो अंदर की सेल्स है, न्यूरॉन है, उनमें कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो दोबारा नहीं बन पाती है। इसलिए कहते हैं हेलमेट पहनना जरूरी है। फिर इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये बिल्कुल ऐसे जाल के जैसा फैला हुआ रहता है। तो ये सेल में क्या काम करता है? ये पूरी सेल में पिलर का काम करता है। जैसे मकान में पिलर होती है ना मजबूती के लिए, ऐसे ये भी पिलर के समान होता है। पूरी सेल को मजबूती प्रदान करता है, उसका आंतरिक कंकाल मजबूत करता है। इसी कारण सेल कभी पिचकती नहीं है और बढ़िया उसके स्ट्रक्चर जैसा वैसे ही रहता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्मूथ ER। स्मूथ मतलब चिकना। उस हिस्से पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते, तो वो हिस्सा प्रोटीन नहीं बनाता। और दूसरा हिस्सा जो इसका है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते और वो प्रोटीन बनाते। जैसे ये चित्र में आप देख रहे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है, इसका आधा हिस्सा स्मूथ है, ये रफ है। स्मूथ में कुछ नहीं है, लेकिन रफ वाले में ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। तो इसके ये दो हिस्से होते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फिर इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम यही जो छोटे छोटे कण है राइबोसोम। राइबोसोम का नाम किसने दिया? रॉबिन्सन नाम के वैज्ञानिक ने। इसकी खोज किसने की थी? पेलार्डे ने की थी। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। इसका एक ही काम है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S। तो 70S जो राइबोसोम है वो साइज में छोटा होता है। जो छोटी सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो एक कोश की जीव है उनमें ये पाया जाता है। और 80S जो है वो बड़ा होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये S क्यों लगाया है, 70 और 80 क्यों लेकर S क्यों लगाया? ये S का अर्थ होता है सेडिमेंटेशन। तो एक मेथड होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसमें क्या होता है कि एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में राइबोसोम को डाल दिया जाता है, और जो राइबोसोम पहले नीचे चला जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, जम जाता है, उसको हम 80S राइबोसोम कहते हैं। और जो राइबोसोम ऊपर रह जाता है, देर से जमता है, उसको हम 70S राइबोसोम कहते हैं। तो S का अर्थ है सेडिमेंटेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, पार्ट ऑफ सेल। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ आपको कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया है, या फिर या इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।